अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल सैम कहानी विला। दोस्तों, आज आपके लिए अनोखी चाल का पार्ट 6 लेके आया हूँ। लिहाजा कहानी स्टार्ट करते हैं। ये महज इत्तेफाक था या कुछ और? तुमको कुछ पता है कि कासिम से बेगम हमदानी की भतीजी शाहीन की दोस्ती कब से है? कबीर ने पूछा। मेरे लिए तो ये एक नई इतला है, परवेज ने जवाब दिया। क्यों? वो दोनों साथ पिक्चर देखने गए हैं। प्रोफेसर कासिम के मिलने वालों का हल्का हर किस्म के लोगों पर मुश्तमिल। तुमको ये देखकर हैरत होगी कि फुटपाथ के ख्वांचे वाले से लेकर करोड़पति सरमायादार तक इसमें शामिल हैं। ये मालूम करने की कोशिश करना कि शाहीन इसको कब से जानती है। कबीर ने हदायत की। सर्च वारंट मिलने में देर न लगी। कबीर ने हेडक्वार्टर से अपने दो आदमियों को पहले ही बुला लिया था। अशरफ फोटोग्राफर था और तीरथ जी ताले और सेफ खोलने का माहिर। कबीर ने सर्च वारंट मिलते ही दोनों को फ्लैट्स की तरफ रवाना कर दिया। अशरफ को हदायत कर दी कि पोस्टरों के अलावा हर चीज की तस्वीर तैयार करनी है। जब वो खुद वहां पहुंचा तो पुलिस हर सिमत से इमारत का मुहासरा कर चुकी थी। बिल्डिंग के सामने मौजूद सार्जेंट ने बतलाया, हमारे आने के जरा देर बाद ही एक शख्स फ्लैट में गया था और अब तक मौजूद है। वो सबको चौकन्ना रहने की हदायत देकर कबीर ऊपर पहुंचा तो अशरफ और तीरथ जी मुंतजिर खड़े थे। कबीर को देखते ही अशरफ ने कहा, अंदर से पेट्रोल और किसी चीज के जलने की बू आ रही है सर। दरवाजा खोलो तीरथ जी, कबीर ने जल्दी से कहा। दरवाजा खुलने में बमुश्किल 1 मिनट लगा। कबीर दरवाजा खोलकर जैसे ही आगे बढ़ा तो उछलकर पीछे हटने पर मजबूर हो गया। कमरा दहकती हुई भट्टी बना हुआ था। धुएं और पेट्रोल का भभका बाहर निकला। हर शय से शोले उठ रहे थे। फाइलिंग कैबिनेट की दराजें खुली हुई थी। तीरथ जी खांसने लगे। फायर ब्रिगेड को फोन करो, कबीर ने हुक्म दिया। कबीर बेताबी और मायूसी के आलम में जलते हुए रिकॉर्ड को देख रहा था। कमरे में किसी चीज के बचने का इम्कान नहीं था। एक सिमत के खुले हुए दरवाजे से किचन नजर आ रहा था। अगर पानी मिल जाता तो शायद कुछ बच जाता। कबीर ने खुले हुए दरवाजे में छलांग लगा दी। दूसरे ही लम्हे दरवाजे की आड़ में खड़े हुए आदमी ने झपट कर कबीर पर वार किया। कबीर ने हमला आवर को कुल्हाड़ी बुलंद करके वार करते हुए देखा। खौफ से खून मुंजमद हो गया। हमला इतना अचानक था कि बचने का इम्कान न था। कुल्हाड़ी का भारी और तेजदार फल इसके सर की सिमत आ रहा था। सिर्फ एक ही सूरत थी, इसने हमला आवर पर छलांग लगा दी। हमला आवर धक्का लगने से लड़खड़ाता हुआ पीछे लगता। कुल्हाड़ी इसके हाथ से छूटकर एक धमाके के साथ नीचे गिरी। कबीर ने पस्ता का हमला आवर का भारी जर्द चेहरा देखा। इसकी आंखें किसी वहशी दरिंदे की तरह चमक रही थी। इसका चेहरा नाजिया के बतलाए हुए हुलिये से मिलता जुलता था। कबीर ने बिजली की सी सरअत के साथ मुक्का घुमाया। जरब भरपूर पड़ी और हमला आवर लड़खड़ाता हुआ कई कदम पीछे चला गया। लेकिन इसने जवाबी हमला करने की बजाय दरवाजे की समझ छलांग लगाना चाहिए। कबीर ने इसका कोट पकड़ लिया। कपड़ा फटने की आवाज आई और हमला आवर ने पलट कर अपने पैर की ठोकर मारी। कबीर उछल कर पीछे हटा और इसी लम्हे हमला आवर ने जलते हुए कमरे से बाहर छलांग लगा दी। कबीर कूदकर बाहर पहुंचा तो हमला आवर सीढ़ियां फलांगता नीचे उतर रहा था। कबीर इसके ताकुब में भागा। हमला आवर जैसे ही सीढ़ियों के मोड़ पर पहुंचा, कबीर ने अंजाम की परवाह किए बगैर इस पर छलांग लगा दी। कई सीढ़ियों तक लड़कने के बाद जब वो रुके तो कबीर हमला आवर के ऊपर था। पीर के बोझ से इसका सर सीढ़ी से टकराया था और हमला आवर अब साकत पड़ा हुआ था। इसके सर से खून बह रहा था। कबीर को भी खासी चोट लगी थी। इसका सर घूम रहा था। दीवार का सहारा लेकर वो खड़ा हुआ और बेहोश अवस्था का हमला आवर को घूरने लगा। इसी लम्हे फिरोज भागता हुआ करीब आया। खैरियत तो है सर? इसने घबरा कर कहा। डॉक्टर और एम्बुलेंस के लिए फोन करो, कबीर ने हाँफते हुए कहा। फिरोज के जाने के बाद जब इसके हवास बहाल हुए तो वो पस्ता का हमला आवर के बराबर बैठ गया। उसके सर से खून बड़ी तेजी से बह रहा था। कबीर ने उसकी जेब में हाथ डाला। अंदर रखी प्लास्टर की थैली फट गई थी। इसने बाहर हाथ निकाला तो इसके ऊपर लगा हुआ सफेद सफेद बारीक सा पाउडर नजर आया। कबीर ने इसे सूंघा, फिर इसे जबान से लगाया। इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। हीरोइन? इसके लबों से बेसाख्ता निकला।
उस हमला आवर की जेबों से प्लास्टिक की कई थैलियां निकली जिनमें हीरोइन भरी हुई थी, और तैमूर ने हाल में खतरनाक नशा और मंशियात की तहकीक की थी। जरा देर बाद फायर ब्रिगेड का सायरन सुनाई दिया। इसके बाद एम्बुलेंस भी आ गई। कबीर को सूरत हाल से आगाह करके हमला आवर को पुलिस की निगरानी में अस्पताल भिजवा दिया गया। फायर ब्रिगेड वालों को ताकीद की गई कि कमरे में जितने भी कागजात जलने से बच जाए, इन्हें जाया न होने दिया जाए। पुलिस की कई और गाड़ियां भी इसी दौरान पहुंच गई थी। कबीर के जहन में बार बार ये सवाल उभर रहा था कि कासिम से मुलाकात के बाद ये आतिशज़दगी की वारदात क्यों हुई। कम से कम इसको महज इत्तेफाक नहीं तस्लीम किया जा सकता। फिरोज ने बतलाया था कि कासिम और शाहीन कार से उतरकर सीधे सिनेमा हॉल में चले गए थे, लेकिन यह मुमकिन था कि फिरोज के वापस आने के बाद कासिम ने बाहर निकलकर किसी को फोन या पैगाम दिया हो। यह भी हो सकता था कि हमला आवर ने कासिम की हदायत पर सारा रिकॉर्ड नजर आतिश करने की कोशिश की हो। इसने एक सब इंस्पेक्टर को फौरन हदायत की तो वो पिक्चर हाउस जाकर ये तस्दीक करे कि कासिम ने वहां से किसी को फोन तो नहीं किया था। फिरोज को हुक्म दिया कि पिक्चर खत्म होने के बाद जब कासिम और शहीन वहां से रवाना हो तो इनका ताकुब करे। इसी लम्हे परवेज इसके पास पहुंच गया। मेरा ख्याल है तुम बड़े खुशकिस्मत हो, इसने कहा। अगर इन थैलियों में वाकई ही हीरोइन है तो फिर कासिम वाकई ही बहरूपिया है। इसे अभी लेबॉर्ट्री भिजवा दो ताकि तस्दीक हो सके। कबीर ने थैलियां उसके हवाले करते हुए कहा, इस वाकया ने मामला को बहुत उलझा दिया है। उलझा दिया है? मेरा तो ख्याल है कि साफ कर दिया है। कासिम के मुलवस होने में अब कौन सा शुबा रह गया है कबीर? उसी लम्हे सब इंस्पेक्टर ने आकर बतलाया कि कासिम एक लम्हे के लिए भी हाल से बाहर ना आया और ना किसी को फोन किया। परवेज ने गैर यकीनी अंदाज में कबीर की समझ देखा और इस वक्त एक कार फ्लैटों के इलाके में आकर रुकी। कासिम और शहीन उतरकर इमारत की समझ देख रहे थे, जैसे इनकी मौजूदगी पर हैरान हो रहे हों। कासिम ने एक पुलिस वाले से कुछ पूछा और फिर भागता हुआ जीने की समझ बढ़ा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरा सारा रिकॉर्ड इस कमरे में था। कासिम शहीन इसके पीछे भागती हुई बोली, रुक जाओ कासिम। फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ था। फायरमैन आग बुझा चुके थे, लेकिन आग इतनी शदीद थी कि खुली हुई फाइलिंग कैबिनेट का लोहा पिघल गया था। दो पुलिस वाले दरवाजे पर खड़े थे। कासिम इतना बदहवास था कि इसने इंस्पेक्टर कबीर की समझ देखा तक नहीं। इसका चेहरा सफेद हो रहा था, आंखों से दहशत और सदमा झलक रहा था। पुलिस वालों ने इसको रोक दिया। मेरा रिकॉर्ड, मेरी सारी उम्र की मेहनत, खुदाया अब क्या करूंगा? वो गमो गुस्से के आलम में कराहा। शहीन सत्ते के आलम में इसका बाजू पकड़े खड़ी थी। क्या इसका ये सदमा और परेशानी हकीकी है? इंस्पेक्टर कबीर के लिए ये फैसला करना दुश्वार था। प्रोफेसर, इंस्पेक्टर कबीर ने कहा। कासिम उछल पड़ा। ये ये सब कुछ क्या हो गया? इंस्पेक्टर, ये कैसे हो गया? हम यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोफेसर, कबीर ने कहा, आप फ्लैट में रात नहीं गुजार सकते। बेहतर है आज रात किसी होटल में क्याम कर लें। उसकी जरूरत नहीं, शाहीन ने तुरश लहजे में कहा। ओपी अस्पताल में है, इसलिए मैं इन्हीं के यहाँ मुकीम हूँ। तुम भी वही क्याम कर सकते हो। नहीं, मैं फ्लैट छोड़कर नहीं जाऊंगा। मेरा रिकॉर्ड, मेरा टाइपराइटर, वो सब तबाह हो चुका है। प्रोफेसर, मिस शाहीन का ख्याल दुरुस्त है। आप बेगम हमदानी के बंगले में क्याम कर लें तो बेहतर होगा। प्रोफेसर बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। कबीर ने इनके ताक़ुब के लिए फिरोज को रवाना किया और खुद इंस्पेक्टर परवेज के साथ पुलिस स्टेशन रवाना हो गया। वो बहुत थक गया था। ये प्रोफेसर तो गजब का अदाकार है कबीर, परवेज ने चाय की प्याली इसके सामने रखते हुए कहा। वो परवेज के दफ्तर में बैठे हुए थे। अगर वाकई ही ये अदाकारी थी तो फिर गजब की थी। तुमको इसमें अब भी शुबा है? मैं कबल अज वक्त फैसला नहीं कर सकता, कबीर ने जवाब दिया, लेकिन वाकयात यकीनन हैरान कुन है। इसी लम्हे फोन की घंटी बजी। प्रोफेसर रिसीवर उठाकर बात करता रहा। रिसीवर रखकर वो कबीर की समझ मुड़ा। एक और हैरत अंगेज खबर। फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक सुरिंदर की बीवी हीरोइन की आदी है। ये सुरिंदर नाथ कौन है? कबीर ने पूछा। इस केस से क्या ताल्लुक है? ओह, तुमको इजाज की रिपोर्ट पढ़ने का आज मौका मिला हो।
اس نے جلدی سے کہا۔ اجاز نے شام کو مجھے فون پر بتلایا تھا، نازیہ کا باپ اسی سریندر کی کمپنی میں چیف کیمسٹ تھے، اور وہ عورت جس کار سے ہلاک ہوئی تھی وہ سریندر ناتھ کی تھی، لیکن حادثے کے وقت اسے ڈرائیور چلا رہا تھا۔ 1 منٹ، کبیر نے چونک کر کہا۔ یہ سونالی کون تھی اور اس کا ڈرائیور کا نام کیا تھا؟ سونالی اسی سریندر ناتھ کی بھاوج تھی اور اس ڈرائیور کا نام کمال تھا۔ اب وہ کہاں ہے؟ کچھ پتہ نہیں۔ مقدمہ ختم ہونے کے بعد سریندر نے اسے برطرف کر دیا تھا۔ سریندر کی بیوی کب سے نشے کی عادی تھی؟ کافی عرصے سے۔ وہ کئی مرتبہ اس کا علاج کروا چکا ہے، لیکن وہ کچھ عرصے کے بعد پھر نشہ کرنے لگتی ہے۔ اسے ہیروئن ملتی کہاں سے ہے؟ وہی عام کہانی ہے۔ اس کے ڈاکٹر کے بیان کے مطابق پہلے نامعلوم افراد سے ملتی تھی، پھر وہ ماڈرن لڑکیوں اور عورتوں کے ساتھ مختلف جگہ دعوتوں میں جانے لگی۔ جہاں سے یہ سلسلہ عام تھا، اسے کیف و سرور کی دنیا کا اتنا چسکا لگ گیا کہ بار بار علاج کروانے کے باوجود نشہ کرنے لگتی ہے۔ سریندر ناتھ کے مکان کی نگرانی ہو رہی ہے، لیکن کوئی کارآمد سراغ ابھی تک نہیں ملا ہے۔ عجیب اتفاق ہے کہ سونالی کے کیس سے جس کا بھی تعلق رہا ہے، وہ کسی نہ کسی طرح حملے کا نشانہ ضرور بنا ہے، کبیر نے سوچتے ہوئے کہا۔ گلشن آرا اور گرداس مان حادثے کے گواہ تھے۔ بیگم ہمدانی اور قاسم نے ملزم کے خلاف مہم چلائی تھی۔ تیمور نے سونالی کے کیس کی پیروی کی تھی۔ میرا خیال ہے پرویز، ہمیں تیمور کو تحفظ فراہم کرنا چاہیے۔ اس کی جان اب بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ لیکن کیا یہ بات قابل غور نہیں کہ قاسم پر کسی نے حملہ نہیں کیا؟ کبیر بے ساختہ ہنس پڑا۔ تم تو پروفیسر کو مجرم ثابت کرنے کے لیے در پہ ہو گئے ہو۔ مجھے تو لگتا ہے یہ کسی جنونی کا کام ہے۔ کوئی نہیں چاہتا تھا کہ ہم قاسم کے فلیٹ کی تلاشی لے سکیں۔ شاید اس کا انجمن کے ریکارڈ میں کوئی راز پوشیدہ تھا، یا پھر اس کے لیے وہاں ہیروئن رکھی ہوئی تھی۔ یہ کوئی خود قاسم بھی تو ہو سکتا ہے۔ تمہاری آمد کے بعد اس نے خطرے کی بو سونگھ لی ہو اور کسی کے ذریعے تمام ثبوت ضائع کروا دیے ہوں۔ تمام نہیں، اس نے انجمن کے عہدیداروں کے نام مجھے لکھوا دیے تھے، اور ہم نے حملہ آور کے پاس سے ہیروئن برآمد کر لی۔ تم نے حملہ آور کو ایسی ٹکر ماری کہ وہ اب تک بے ہوش ہے۔ ہاں، لیکن اگر میں ایسا نہ کرتا تو وہ فرار ہو جاتا، کبیر نے جواب دیا۔ چلو دیکھیں پروفیسر کے فلیٹ میں باقی کیا بچا ہے۔ اور جب فلیٹ پر پہنچ کر انہیں یہ معلوم ہوا کہ جلی ہوئی کیبنٹ میں سے جو پگھلا ہوا مادہ فراہم کر لیا ہے وہ ہیروئن تھی، تو ایک مرتبہ پھر انسپکٹر کبیر حیران رہ گیا۔ میں نہ کہتا تھا کہ یہ پروفیسر بہت مکار ہے، پرویز نے فاتحانہ انداز میں کہا۔ تم کو اب بھی شک ہے کبیر؟ میں بیگم ہمدانی کے بنگلے میں جا رہا ہوں، کبیر نے کہا۔ کوئی اہم بات ہو تو مجھے فون کر دینا۔ انسپکٹر کبیر تمام راستے اس الجھے ہوئے کیس کے متعلق سوچتا رہا۔ تیمور کے والدین کو بھائی کے قتل سے وابستہ اس کیس کے تمام کردار کسی نہ کسی طرح منشیات کے گھنونے جرم میں ملوث تھے، لیکن کیا پروفیسر قاسم، جس کا خاندان اسی مہلک مرض کا شکار ہوا تھا، ان کا سپلائر ہو سکتا ہے؟ کیا انجمن انسداد منشیات کی آڑ میں وہ لوگوں کو اس زہر کا عادی بنانے کی سازش کر رہا تھا؟ وہ ان خیالات میں اتنا کھویا ہوا تھا کہ بیگم ہمدانی کے بنگلے جانے والی سڑک پر پہنچ کر چونکا۔ موڑ سے بڑھتے ہی اس نے 3 باتیں دیکھ۔ بنگلے کے اندر روشنی ہو رہی تھی اور ایک کار گیٹ سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی صرف سائیڈ لائٹ روشن تھی۔